नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी जानकारी आपको होना कई तरीके से जरूरी है। एक तो देश में चल क्या रहा है, वो तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, कानूनी रूप से क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है, एफआईआर के बाद क्या होता है, देश में किस प्रकार से भारत का आईपीसी सीआरपीसी काम करता है, वो सारी बातें आज के इस सेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग यहां पर एक खबर देख रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को एक मामले में मिली क्लीन चिट। अब ये क्लीन चिट के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों है? क्लीन चिट देता कौन है? क्लीन चिट क्या सही शब्द है या नहीं है? ये सारी बातें आज करेंगे। साथ में एक शब्द यूज किया गया है, दैट इज क्लोजर रिपोर्ट। ये क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं पता है ब्रीफ में मामला क्या है, मैं एक बार के लिए आपको बता दूं। अगर आप शायद याद कर रहे हो, ब्रजभूषण सिंह जो कि WFI यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और इनके खिलाफ पहलवान धरना प्रदर्शन लंबे समय से कर रहे थे। यह मामला हमने कई बार पहले भी कवर किया है आपके सेशंस में, बीच बीच में इसको कवर अपनी पाठशाला पर किया गया है। जहां से यह मामला शुरू हुआ वहां से लेकर के गंगा में पदक बहाए जाने तक का सारा मामला हमने कवर किया है। इसके बाद भी हमने आपको सारी बातें समय समय पर अपडेट कराई हैं, और आज के अपडेशन में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 15 जून की आप यहां पर एक खबर देखते हैं जिसमें लिखा है, दिल्ली पुलिस फाइल्स क्लोजर रिपोर्ट सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ पॉक्सो केस अगेंस्ट ब्रजभूषण। जब यहां पर क्लोजर रिपोर्ट लिखी गई है और साथ में लिखा गया है सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ पॉक्सो केस, पॉक्सो केस क्या है समझेंगे। और ऐसी स्थिति में ब्रजभूषण के खिलाफ ये पॉक्सो केस हटाने की मांग की गई है, ये क्या है, सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रजभूषण सिंह के मॉलेस्टेशन और स्टॉकिंग वाला मामला क्या है, इसको भी हम समझने का आज के सेशन के अंदर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो सारी बातों को समझे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें याद दिला दें। और वो बेसिक बातें क्या हैं? जैसे सबसे पहला मामला है कि ये हमारे घर में थोड़ा क्या है, ठक ठक का काम चल रहा है, उसकी भी अपडेट दे देते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा मामले को समझिए। जब भी पुलिस में आप कोई कंप्लेंट करने जाते हैं, देखिए जो रेसलर्स वाला मामला रहा, इसमें क्या रहा, महिला पहलवानों के द्वारा मांग की गई थी कि वो WFI के अध्यक्ष के खिलाफ तो WFI के अध्यक्ष के बारे में जो पहलवान थे उनके द्वारा सबसे पहले मांग यह की गई थी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। पहलवानों के द्वारा जब प्रदर्शन किए गए, लंबे समय तक मोर्चे पर बैठे रहे, तब जाकर कहीं 1 मई को हमने ये खबर आपको कवर की थी जिसमें बताया था कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ठीक है, ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई। FIR होता क्या है? देखिए, साधारण भाषा में यह समझिए कि FIR, आपने किसी के ऊपर आरोप लगाया कि मुझे यह व्यक्ति गुनहगार लगता है, तो पुलिस उस विषय के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, दैट इज FIR। मतलब आप उस विषय पर पुलिस से इंटरफेयर मांगने जब पहुंचते हैं, दैट इज नॉन एज FIR। पुलिस खुद से यह संज्ञान लेती है या आपकी शिकायत पर संज्ञान लेती है, दैट इज FIR। तो FIR है क्या? FIR नथिंग। इसके अंदर केवल इतनी सी चीज की जाती है कि आप सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में यह कहलवाते हैं कि आप इसकी जांच करिए, जिसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। FIR दर्ज करने के लिए भी पहलवानों के द्वारा प्रोटेस्ट करवाया गया था। पहला काम तो यह हुआ। आगे क्या हुआ? FIR दर्ज होने के बावजूद, FIR शिकायत है, शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई से मतलब ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। पहलवानों के अनुसार उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, गिरफ्तार नहीं हुए। तो ऐसा क्या हुआ, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तो देखिए, जब आपके द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई जाती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के माध्यम से, तो पुलिस उस विषय की जांच करने बैठती है कि क्या आपके द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं। सामान्यतया अगर आप किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाते हैं तो पुलिस की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो प्रथम दृश्यता यह क्लियर करे कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं
क्या वो सही में लग रहे हैं? मतलब पुलिस अपने आप में यहां पर ऐसी स्थिति में होती है कि हालांकि वो अपने आप को कभी मजिस्ट्रेट नहीं मानती, लेकिन फिर भी वो डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करके ये समझती है कि क्या वाकई में ये गुनहगार है। पुलिस अपने विवेक से प्राप्त जो तथ्य हैं उनको एडजस्ट करके अंदाजा लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको जांच कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, उस एक्स व्यक्ति के ऊपर आपने आरोप लगाया कि सर इस व्यक्ति ने चोरी की है। आप एक व्यक्ति थे, आपने जाकर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि सर एक्स व्यक्ति ने चोरी की है। पुलिस आपकी बात को सुनेगी, आपसे फिर कहेगी आप चूंकि आरोप लगाने आए हो तो मुझे एविडेंस दो इस बात का कि इस ही व्यक्ति ने चोरी की है। मतलब सबसे पहले आपने जब एक्स व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की तो वो शिकायत दर्ज हुई एफआईआर के नाम पर, और जब शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस आपसे डिमांड करती है, जिसने शिकायत की है शिकायतकर्ता से डिमांड करती है कि इस विषय का एविडेंस दो। अब शिकायतकर्ता कहता है कि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थोड़ी हूं जो मैं इस बात पर आपको वो दूं। तो पुलिस कहती है कि भैया जिस आधार पर आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने चोरी की है एटलीस्ट वो तो बता दो। तो फिर आप उसे बताते हो, यानी पुलिस को बताते हो कि सर देखो इसके पास चोरी का सामान पाया गया था, पहली चीज। यानी आप अपने एविडेंस में बताते हैं कि इस व्यक्ति ने जब चोरी की है तो इसके पास पहली चीज चोरी का सामान पाया गया, दूसरा ये मौके पर पाया गया, तीसरा इसकी हरकतों और हाव भाव से यह सत्यापित होता है कि इसी ने चोरी की है। यानी आपने आरोप लगाकर जिस व्यक्ति को चोरी के मामले में पुलिस को सुपुर्द किया या बताया कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, पुलिस के सामने आपने अपनी तरफ से अपने आधार भी प्रस्तुत कर दिए। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस उस व्यक्ति पर जिसके खिलाफ इतने सारे आधार पर शिकायत दर्ज की गई है उसको अपने लेवल पर चेक करती है कि क्या यह वाकई में सही बात है। अगर सही है तो पुलिस सही और गलत के फैसले को अपने तक लेकर तुरंत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है। उस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है। मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के ऊपर लगे हुए आरोपों की पुलिस से कहता है कि आप इस विषय पर जांच करें। जांच करते समय तक इस व्यक्ति का क्या होगा? तो पुलिस कई बार इस व्यक्ति को कहती है मजिस्ट्रेट के सामने कि सर अगर आप कहें तो जब तक इसके खिलाफ जांच पूरी ना हो जाए क्या हम इसे बेल दे सकते हैं, जमानत दे सकते हैं। जमानत मतलब गारंटी के साथ रिहा कर सकते हैं कि जब इसे दोबारा बुलाया जाएगा ये वापस आ जाएगा, इस आधार पर रिहा कर सकते हैं, यानी कि जमानत दे सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट कई बार ऐसे व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है उसे जमानत देने की खुद से भी मंशा रख लेता है, या फिर कई बार पुलिस भी आरोपों के आधार पर जिस व्यक्ति को लेकर आई है उन्हें जमानत दे देती है। अब यार जमानत दो प्रकार की हुई, एक वो जमानत जो पुलिस ने खुद से दे दी, एक वो जमानत जो मजिस्ट्रेट ने दी। मजिस्ट्रेट जब जमानत देता है सामान्यतया उन मामलों को गैर जमानती मामला कहा जाता है, यानी वो मामले जिनमें पुलिस के पास विवेक नहीं है जमानत देने का, किसी को घर भेजने का, वो थोड़े संगीन मामले होते हैं। ठीक है, अच्छा पॉक्सो उनमें से एक मामला है जिसमें कि मजिस्ट्रेट किसी को जमानत देता है, पुलिस अपने लेवल पर उसे जमानत नहीं दे पाती है। ठीक है साहब, मजिस्ट्रेट ने पुलिस को कहा कि आप इस विषय पर जांच करिए। अब यदि व्यक्ति को जमानत दे दी गई है अच्छी बात है, नहीं दी गई है तो मजिस्ट्रेट कई बार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सीधा जेल भेज देती है। हालांकि जेल वो सजा वाला जेल नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी वाला जेसी वाला जेल है, अर्थात आपको तब तक अंदर रखा गया है जब तक पुलिस अपनी चार्जशीट हमारे सामने पेश ना कर दे। अब ये चार्जशीट क्या होती है जिसकी आज चर्चा हो रही है, क्योंकि इस लेवल में सबसे पहले शिकायत हुई, शिकायत पुलिस के पास गई, व्यक्ति या तो गिरफ्तार हुआ, नहीं गिरफ्तार हुआ तो भी सबसे पहले मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस इस मामले की विदाउट व्यक्ति की गिरफ्तारी के भी चार्जशीट तैयार कर सकती है। अब ये चार्जशीट क्या होती है साहब? चार्जशीट होती है कि जिस पर आपने शिकायत की है, दर्ज किया है, या मामला जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है उसके खिलाफ भारत की दंड संहिता आईपीसी इंडियन पीनल कोड के माध्यम से यह निर्धारित किया जाए कि किन किन धाराओं के तहत इस व्यक्ति ने चोरी की है। क्या इस व्यक्ति ने मतलब बंदूक की नोक पर चोरी की है, या इस व्यक्ति ने मतलब भुलावे में चोरी की है, क्या इस व्यक्ति ने रॉबरी की है, क्या इसके साथ 3-4 लोग और थे,
क्या यह चोरी से पहले कोई प्लानिंग कर रहा था? क्या यह इरादतन चोरी थी, गैर इरादतन चोरी थी? क्या इसकी मंशा उसकी हत्या करने की भी थी क्या? यानी कि क्या इसके अंदर प्लानिंग चल रही थी क्या कि यह सामने वाले को मार देगा? यानी कि एक प्रकार से कई तरह से पुलिस उस विषय पर चर्चा करते हुए अपने आरोप पत्र को, चार्जशीट को प्रॉपर तरीके से आईपीसी की धाराओं के माध्यम से तैयार करती है। और आईपीसी की धाराओं के माध्यम से तैयार की गई जो चार्जशीट है वही जज साहब के सामने प्रस्तुत की जाती है। मतलब समझिए, जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस अपने द्वारा चार्जशीट तैयार करती है और तय करती है कि इस व्यक्ति के लिए आप सरकार तक जब मजिस्ट्रेट तक पहुंचे तो पुख्ता आपके पास यह जांच प्रमाण पत्र हो कि सर हां ये इस मामले के अंदर हमारी जांच में दोषी पाया जा रहा है। अब मजिस्ट्रेट का यह विवेक है कि वो आरोपी को बुलाए और पुलिस द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनसे आरोपी से सफाई मांगे या उससे कहे कि आप अपने लेवल पर साक्ष्य प्रस्तुत करो कि आप गुनहगार नहीं हो। ठीक है, अब चलते हैं आज के मामले में। आज का मामला क्या है? जो ये ब्रजभूषण सिंह वाला मामला है, इसमें क्या था देखिए, यहां ये जो एक्स व्यक्ति है ये ब्रजभूषण सिंह है। ब्रजभूषण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जरूरी नहीं होता। यदि 7 साल से कम आरोप लगा हुआ हो, यदि कोई केस ऐसा हो जिसके अंदर आरोप 7 साल से अधिक सजा का हो, तब तो तुरंत गिरफ्तारी बनती है। जैसे पॉक्सो के मामले में, पॉक्सो का अगर किसी पर आरोप लगा है तो गिरफ्तारी का तत्काल प्रावधान है। हालांकि पॉक्सो का आरोप लगाने वाली जो महिला थी, जो प्लेयर थी, वो अपने मामले में पलट गई, तो इसलिए पुलिस के ऊपर से भी ये ऑब्लिगेशन हट गया। फिलहाल के लिए एक्स व्यक्ति ब्रजभूषण सिंह है और शिकायतकर्ता कौन है? पहलवान है। पहलवानों ने शिकायत क्या की? चोरी के जगह पर उन्होंने शिकायत करी कि इन्होंने हमारे साथ में यौन दुर्व्यवहार किया है, हमारे साथ में इन्होंने कदाचार रहित व्यवहार किया है। अच्छा साहब, अब ऐसी स्थिति में जो आरोप ब्रजभूषण पर लगे, इन आरोपों को लेकर पुलिस की अब जिम्मेदारी बनती है। देखिए, पहले सबसे पहले आरोप लगे तो आरोप के ऊपर क्या दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज यहां तक पहुंची। अब एफआईआर जब यहां पहुंच चुकी है तो अब ब्रजभूषण पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की अब जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ विस्तार से जांच करके जो आरोप लगाए गए हैं उनमें आईपीसी की धाराओं के तहत तय किया जाए कि इसको कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो अभी हुआ क्या है? पुलिस ने अकॉर्डिंग टू शिकायत अपनी चार्जशीट तैयार करके, चार्जशीट ऐसे ही तैयार नहीं हो जाती है। पुलिस केवल हां भाई बताओ तुमको क्या लगता है, सर इन्होंने मेरे साथ गलत मुझे छुआ था तो चलो ये धारा लिख दी। नहीं, पुलिस अपनी जब चार्जशीट तैयार करती है तो पुलिस के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? अब वो सुनिए आप। पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वो जब चार्जेस लगाए किसी व्यक्ति पर तो खुद से ये साक्ष्य जुटाए। कौन से साक्ष्य जुटाए? कि क्या साहब ये जो कह रहे हैं ये सही है। साक्ष्य जुटाने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। अब पुलिस इतना जल्दी कैसे काम करे, इसलिए वो आरोपी से कहती है कि अपने तरफ से आप एविडेंस दो। तो अभी जो महिला पहलवान है, 6 महिला पहलवान, उनके द्वारा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अपने द्वारा एविडेंस प्रस्तुत किए गए। एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं? कोई फोटो एविडेंस हो सकती है, कोई वीडियो एविडेंस हो सकता है, कोई ऑडियो क्लिप एविडेंस हो सकता है, कोई टिकट मतलब आपको साक्ष्य प्रस्तुत, फिजिकल और नॉन फिजिकल, है ना, इसमें से जो भी आपको समझ में आता है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, आप अपने द्वारा साक्ष्य पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस उन साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में जो आईपीसी की धाराएं मेंशन करती है उन्हें मजबूती से कर पाती है। अब जो चार्जशीट में धाराएं लगा दी गई, जैसे ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट में धाराएं लगाई गई हैं वो आईपीसी की धारा 354, 354 ए और 354 डी लगाई गई है। ये धाराएं जब लगाई जाती हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि जो क्राइम किया गया है वो क्राइम आईपीसी में इन धाराओं में मेंशन्ड है विद सजा, यानी इन धाराओं के आधार पर सजा क्या दी जाए यह भी आईपीसी में लिखा हुआ है। तो सजा देने का जो प्रावधान है वो मजिस्ट्रेट के पास है कि वो सजा दे, लेकिन पुलिस ने अपने द्वारा चार्जेस फिक्स कर दिए कि सर इन मामलों में यह व्यक्ति हमें दोषी लग रहा है। मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? अब मजिस्ट्रेट इन मामलों पर सुनवाई करके
सामने वाली पार्टी को बुलाएंगे कि हां भाई तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, क्या तुम अपने आप को आईपीसी की इन धाराओं से मुक्त करवाना चाहते हो? तो बोले जी ठीक है, बताओ करवाना चाहते हैं। तो बोले अपने पक्ष में प्रमाण लाओ। तब जाकर मजिस्ट्रेट के सामने दोनों पार्टी खड़ी होती हैं। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील खड़ा होता है और वो जो व्यक्ति है, वो जो जिसके ऊपर शिकायत, जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसकी तरफ से प्राइवेट वकील खड़ा होता है। हालांकि उसके पास भी अगर वकील ना हो तो सरकार उसे भी वकील मुहैया कराती है, यह हमारे न्याय का अधिकार है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी स्थिति में वकील फिर अपनी तरफ से जिरह करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। मान लीजिए पुलिस ने कहा कि सर देखिए, अकॉर्डिंग टू एविडेंस, जो हमें एविडेंस मिले थे, उन एविडेंस के हिसाब से ब्रजभूषण सिंह पर 354 का मामला बनता है। तो जो उनकी तरफ से, यानी कि जो आरोपी हैं, उनकी तरफ से जो वकील आएगा वो बोलेगा कि नहीं सर, ये हमारे हिसाब से ये साक्ष्य गलत है, ये साक्ष्य के इसके एविडेंस में हमारे पास रिवर्स एविडेंस ये है। इस प्रकार से जाकर के आईपीसी के मामले में मजिस्ट्रेट के सामने जिरह होती है। मजिस्ट्रेट जब जिरह कर लेता है तब इन चार्जेस के आधार पर फाइनल सजा सुनाता है। तो अब सवाल बनता है, इसको सजा मिली कि नहीं मिली ब्रजभूषण को? तो अकॉर्डिंग टू ये धाराएं जो मैंने लिखी हैं, इनके हिसाब से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जो पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। लेकिन सजा पुलिस नहीं दे सकती, देता कौन है? मजिस्ट्रेट। इसलिए अब इन मामलों पर सुनवाई के बाद में फैसले होंगे। तो आज क्या सुन रहे हैं हम? आज हम ये सुन रहे हैं कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। नंबर 1, चार्जशीट में एक और जो चीज दायर की गई है वो है क्लोजर रिपोर्ट। किस मामले में? तो आपको मालूम होगा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, एक 6 पहलवानों वाली और एक नाबालिग पहलवान वाली। तो जो 6 पहलवान वाली मामला था ना, उसमें तो यह मामला पूरी तरह से धाराओं के साथ चला गया मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मामला था जिसमें नाबालिग पहलवान के द्वारा आरोप लगाए गए थे, उस मामले में नाबालिग पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए। यानी शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली कि सर मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मेरी नजर में मैं गलत समझ गया था, मैंने खुद ने मान लिया कि इस व्यक्ति ने यह गलत काम नहीं किया था। ऐसी स्थिति में जब पुलिस के पास शिकायत ही नहीं है, लेकिन पुलिस के पास तो एफआईआर आ चुकी है, एफआईआर आ चुकी है, इसका मतलब पुलिस के पास जांच करने के लिए अधिकृत पुलिस को किया जा चुका है, पुलिस खुद से एफआईआर रद्द कर नहीं सकती। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस प्रस्तुत होकर कह रही है कि साहब हमने एक मामले में, जो 2 एफआईआर थी उनमें से एक मामले में तो चार्जशीट दायर कर दी विद साक्ष्य, विद प्रमाण, लेकिन जो दूसरा मामला था उसमें चूंकि गवाही पलट गया, जो शिकायत करता था वही पलट गया, तो वो मामला बचा नहीं। ऐसी स्थिति में उस मामले को बंद कर दिया जाए। बंद करने की घटना को क्लोजर कहते हैं। क्लोज करना, क्लोजर करना, यानी जिस पर आरोप लगाए गए थे वो वापस ले लिए जाए। तो 2 एफआईआर में से एक के अकॉर्डिंग शिकायत और दूसरे के अकॉर्डिंग वापसी हो गई, यानी कि दूसरे के अंदर जिसमें पॉक्सो का आरोप लगा था वो वापसी हो गई। ये बात उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत बेसिक लेवल पर समझ में आ गई। अब मैं इन घटनाओं को सिलसिलेवार अखबार के माध्यम से, कटिंग्स के माध्यम से समझाने का आपके सामने प्रयास करता हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली जब 6 पहलवानों के सामने जब झुकी थी सरकार, उस समय का मामला है। पहली एफआईआर यहां हुई थी और दूसरी एफआईआर इस समय जब गंगा में पहलवान पदक बहाने गए थे उस समय के नाबालिग पहलवान के द्वारा भी शिकायत की गई थी। 2 एफआईआर इस मामले में हुई थी। दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गई हो किस मामले में की है, तो पॉक्सो वाले मामले में, जिसमें की दूसरी एफआईआर हुई थी उसके अंदर, ठीक है। बाकी एक चार्जशीट जो है वो दायर कर दी गई है ब्रजभूषण के खिलाफ, ठीक है ना। अच्छा, तो 6 महिला पहलवानों की शिकायत के मामले में 354, 354 ए और 354 डे के तहत मामला पहुंचाया गया है। अब सवाल बनता है 354 में कहा क्या गया है? तो 354 में कहा गया है, अगर किसी महिला की मर्यादा या सम्मान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो या गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो तो उसका सजा क्या है? इस धारा के तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर उसे कम से कम 1 साल की और अधिकतम 5 साल की सैज अथवा जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको पहली बात यह समझ में आ रही हो। दूसरी बात, आईपीसी की धारा 354 ए क्या कहता है? 354 ए कहता है, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संपर्क या अवांछित और स्पष्ट यौन संबंध का प्रस्ताव देता है या यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध करता है, महिला की इच्छा के बिना उसे अश्लील कंटेंट दिखाता है या यौन संबंधी टिप्पणी करता है, तो वह यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। इसके तहत भी ब्रजभूषण के खिलाफ
चार्जशीट पेश की गई है। सजा क्या है? इसके तहत जो सजा का प्रावधान किया गया है उसमें सजा 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह इसके अंदर आईपीसी की धारा 354A के तहत है। फिर आती है 354D। 354D में कहा गया है अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है और संपर्क करता है या महिला की इच्छा के विरुद्ध साफ मना करने के संकेत के बावजूद व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ाने के लिए संपर्क का प्रयास करता है, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल करता है, या तो वह स्टॉकिंग का दोषी यानी उसे लगातार घूरने का दोषी पाया जाएगा। इसकी सजा क्या है? इसमें पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे तय कारावास की सजा हो सकती है, 3 साल तक का सजा का प्रावधान बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर उसे 5 साल तक का प्रावधान, यानी जो धाराएं ब्रजभूषण पर लगी हैं, धारा 354, 354A, 354D, इनके तहत अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। देखिए, आपको यह मालूम होगा जब वो गंगा में पदक बहाने की घटना हुई थी, जब अपन ने इसके ऊपर सेशन किया था, उसके बाद क्या हुआ, खेल मंत्री इन पहलवानों से मुलाकात की है, अनुराग ठाकुर, और मुलाकात 7 तारीख को इनसे करके बोले कि तुम्हारी बातें हम सुनेंगे, तुम्हारी जो मांग है वो बताओ क्या है। तो खिलाड़ियों ने अपनी मांग रखी कि हमें 15 तारीख तक इस मामले में पुलिस के द्वारा चार्जशीट दायर हो जानी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा इस मामले को। यहां पर क्या प्रस्ताव रखा गया था? पहला, पुलिस के द्वारा चार्जशीट, तो मैंने अभी जो आपको मामला सुनाया पूरा, पहले एफआईआर हुई, फिर चार्जशीट दायर कौन सी तारीख तक करनी थी? 15 जून तक चार्जशीट दायर होनी थी। यह अनुराग ठाकुर जी से जब इन्होंने 7 जून को खिलाड़ियों ने बातचीत की, उसके बाद यह डेट डिसाइड हुई कि 15 जून तक इनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो जानी चाहिए। साथियों, 15 जून को पुलिस ने कोर्ट के सामने चार्जशीट पेश कर दी, अर्थात खेल मंत्री से जो बातचीत हुई उसके आधार पर पहलवान अपनी नौकरियों पर वापस लौट गए और उन्होंने जो डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने चार्जशीट 15 तारीख तक सबमिट कर दी। उस चार्जशीट में उनके खिलाफ 3 मामलों के अंदर, मतलब 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया गया। नंबर 1 बात, खिलाड़ियों ने और क्या मांग की थी? खिलाड़ियों ने मांग की थी कि WFI के री इलेक्शन हो, मतलब जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी भी डेट दे दी गई। 6 जुलाई को उसके इलेक्शन की तारीख दे दी गई। यानी खिलाड़ियों की जो मांगे थी उनमें पहली मांग चार्जशीट की थी, वो कंप्लीट हो गई, और दूसरी मांग जो थी वो 6 जुलाई को लेकर थी कि हां भाई आप तब तक इलेक्शन करवाइएगा। ठीक है, 15 तारीख जा चुकी है और 15 तारीख के दिन ही यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं 7 जून को पहलवानों के साथ मंत्री ने मुलाकात की थी, 6 घंटे चली इस मुलाकात के अंदर चार्जशीट की बात हुई थी, 15 तारीख तक का सवाल था, और यहां पर 6 जुलाई को चुनावों का ऐलान है, जिसके बाद वो खिलाड़ी आंदोलन खत्म करने की बात किए थे। तो खिलाड़ियों ने क्या किया था? अपनी अपनी नौकरियां उसी कारण से ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहां पर 5 जून की खबर। अब मैं सिलसिलेवार तारीख दर तारीख आपको लेकर चलता हूं। 7 जून तक कहां पहुंची खबर, कैसे पहुंची? हमने 30 मई को खबर की थी। 5 जून को जब सरकार से सवाल पूछे गए, खेल मंत्री से पूछे गए कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, तो खेल मंत्री ने कहा कि हम किसी को बचा नहीं रहे हैं, हम संवाद के लिए खुले हैं। और ऐसी स्थिति में इन्होंने बाकायदा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 15 जून तक जांच कंप्लीट करने का आश्वासन 7 जून 2023 को दे दिया था। आप यहां देख लीजिए, खिलाड़ियों से मुलाकात करके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 6 घंटे के डिस्कशन के तहत WFI चीफ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जांच करने के पूरे आदेश दे दिए थे कि हां 15 जून तक उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। यह हमने भी आपको अपने शिकायत पत्र के अंदर बताया था। 6 महिला खिलाड़ी प्लस एक अन्य खिलाड़ी, कुल 7 मामले थे, 7 लोगों की शिकायत थी। उसके अंदर इनके खिलाफ जो 2 FIR हुई थी उनमें से दोनों के खिलाफ चार्जशीट की बात कर दी गई थी कि ठीक है चार्जशीट बना दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब 8 जून को आप खबर देखते हैं। 7 जून को यह बात हुई। 8 जून के दिन क्या होता है? माइनर रेसलर न्यू स्टेटमेंट इन केस ऑफ अगेंस्ट फेडरेशन चीफ, यानी 7 तारीख के दिन सरकार ने कहा, 7 तारीख के दिन खेल मंत्री ने कहा कि 15 तारीख तक चार्जशीट पेश हो जाएगी। 8 तारीख के दिन खबर आती है कि जो 2 FIR थी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी आपसे, उन 2 FIR में से एक FIR पर हम अपने द्वारा
मतलब उस एक एफआईआर पर जो शिकायत करता था, जो नाबालिग था, उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। ये 8 तारीख की खबर है। जब शिकायत वापस ले ली, नाबालिग पहलवान के पिता ने यू टर्न ले लिया। उसने अलग अलग टीवी चैनल्स को अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मुझे लगा कि मेरे साथ भी भेदभाव हुआ है और उनके खिलाफ शिकायत हो रही है, तो मैं भी शिकायत करने के लिए आगे आ गया। लोगों का इसमें 2 तरह का बयान है कि भाई पहलवान के पिता के खिलाफ जो है वो हो सकता है दबाव दिया गया हो, कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि नाबालिग पहलवान का जो पिता है वो अपने बयान से पलट चुका है, पहलवान भी अपने बयान से पलट चुका है। तो ये 2 मामले आपके सामने निकलकर यहां आ गए। ठीक है, तो नाबालिग के पिता ने जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से आपके सामने ये सारी चीजें निकल के आ गई। ब्रजभूषण सिंह का फिर बयान आता है, ये सब बता दिया। विनेश फोगाट 8 जून को आकर के सबके सामने रखती हैं, कहती है कि देखते हैं अब हमें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। 8 तारीख की बात है। ठीक है, अब आती है आपके सामने 15 तारीख। 15 तारीख को दिल्ली पुलिस क्या करती है, अपने द्वारा क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है कि पॉक्सो वाला जो मामला था, जो नाबालिग पहलवान द्वारा लगाया गया था, वो हटा दिया जाए। ठीक है, तो 2 एफआईआर में से 1 एफआईआर का मामला। तो क्लोजर रिपोर्ट का प्रावधान है क्या? बिल्कुल है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे आप सीआरपीसी कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, उसकी धारा 169 के तहत क्लोजर रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें यह प्रावधान किया जाता है कि मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो अपने आधार पर जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसे वो उस मामले से फ्री कर सकता है। ठीक है, तो यह मामला पूरी तरह से निकल कर आ गया। तो ये हो गया। इसके बाद में दूसरा जो मामला बचा वो बाकी खिलाड़ियों से संबंधित था, जिसमें 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। अच्छा, अब एक चीज आपके दिमाग में और बनेगी कि मंत्री के दबाव में पुलिस ने 7 दिन में ही जांच कैसे कंप्लीट कर ली, जहां तो एक बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने को ही तैयार नहीं थी। ये मामला भी बहुत बड़ा मामला है जो उठेगा दिमाग में। ठीक है, क्या मामला उठेगा भाई? कहां तो शुरुआत हुई थी ये कह करके कि एफआईआर दर्ज करने के लिए हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो एफआईआर के लिए भी पहलवानों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। और अब आपके सामने बात यह आती है कि मंत्री जी ने 7 तारीख को कहा कि केस दर्ज करो, 15 तारीख तक पुलिस चार्जशीट बना के भी दायर कर देती है, थोड़ी बहुत नहीं 1000 पन्ने की दायर कर देती है। तो पुलिस क्या मतलब सरकार के कहने पर चलती है क्या? अब यह बड़ा सवाल है, और देख करके तो प्रथम दृश्यता सबको यही लगता है। ऐसी स्थिति में पुलिस का कहना है कि चूंकि हमारे पास टाइम पीरियड यही था कि इतने में ही करनी है, तो हमने तो वो कर दिया, लेकिन अभी भी इस मामले में जांच बाकी है। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट और प्रस्तुत की जा सकती है। अर्थात एफआईआर जब हुई, चार्जशीट जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, तो मजिस्ट्रेट के सामने जो चार्जशीट हमने दी है उसके अलावा भी हम चार्जशीट और बना के दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी जगह से हमने एविडेंस मांगे हैं। जैसे क्योंकि मामला बहुत पुराना है, तो 10 साल का कॉल रिकॉर्ड मांगा गया है। 10 साल पुराना कॉल रिकॉर्ड मिलता नहीं है। 1 साल बाद कंपनियां अपना कॉल रिकॉर्ड डिलीट मार देती हैं। 10 साल की सीडीआर डिटेल मांगी गई है पुलिस के द्वारा, जो कंपनियों के द्वारा मांगी गई है। एक तो वो निकालनी है। दूसरी चीज क्या मांगी गई है? पुलिस के द्वारा मांगा गया है उन विदेशी एजेंसीज के थ्रू जहां पर ये खेल खेलने गए थे, जहां ब्रजभूषण सिंह भी गए थे, वहां की वीडियो फुटेज वगैरह मांगी गई हैं, वो भी अभी तक नहीं आई हैं। दुनिया भर के जो रेसलिंग फेडरेशंस हैं, जहां जहां पर ये खिलाड़ी गए थे, उनके द्वारा जो भी वीडियो या फोटोग्राफी की गई थी, उन्हें भी मांगा गया है कि क्या पता उनमें यह साक्ष्य प्रस्तुत हो जाए कि हां भाई इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करने के काम चल रहे हैं। तो मतलब आरोप में जो आए तो उसमें महावीर अखाड़े के ही खिलाड़ी थे जिन्होंने आरोप दायर किया। यूपी से कोई नहीं आया। विदेशी कुश्ती संघ ने भी अभी तक कोई सहायता नहीं की है, किसी ने भी अभी तक कोई भी डिटेल नहीं दी है, ना ही अभी तक इनके पास पूरी तरह कॉल डिटेल आई है। तो 15 तारीख का टारगेट लेते हुए पुलिस ने तो चार्जशीट पेश कर दी, लेकिन अभी और भी चार्जशीट पेश की जा सकती है, जिसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहा जाएगा। बड़ा सवाल है, जवाब सुन लीजिए। यदि 7 साल से कम का मामला है और जिसके ऊपर आरोप लगा है वो पुलिस को यह आश्वस्त कर दे कि मैं पूछताछ के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा, तो पुलिस तत्काल प्रभाव से उसे गिरफ्तार नहीं करती है। तो क्या होता है? मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई करते हैं और सुनवाई करके जब वो उसे आरोपी करार दे देते हैं तब जाकर गिरफ्तारी होती है। अदरवाइज 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान अगर चार्जशीट में हो या कोई आरोप ऐसा दायर हो जिसमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाती है। जो पॉक्सो वाला मामला है ना, अगर वो चार्जशीट दायर हो जाती तो ब्रजभूषण सिंह आज गिरफ्तार होते।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी पूरी स्थिति समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। बाकी सारी टाइमलाइन है हमने कई बार आप लोगों के सामने डिस्कस कर दी है। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हों। बाकी आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए जो तकनीकी शब्दावली है उसको समझाने का छोटा मोटा प्रयास किया है। बाकी कुश्ती संघ के अंदर तो ब्रजभूषण सिंह के कई भूषण हैं जो आपके सामने तस्वीरों में दिख रहे हैं। इनका पूरा परिवार जो है लगभग कई तरह से इन्वॉल्व है राजनीति के अंदर और रेसलिंग के अंदर। फिलहाल आगे आने वाले समय पर जो होगा वो आपके सामने होगा। फिलहाल के लिए एक अपडेट ये है कि आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, जहां पर रोजाना हमारे द्वारा 10 से 15 वन लाइनर क्वेश्चंस अपडेट करके डाले जा रहे हैं। एप्लीकेशन पर वन लाइनर क्वेश्चन नाम से हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है जहां से आप क्वेश्चन रोजाना अपनी प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करंट अफेयर्स के कर सकते हैं। रोजाना करंट अफेयर यहां पर दिया जा रहा है। दूसरा, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिन किया हुआ है, वहां पर जाकर के आप अपने लिए कोर्स ले सकते हैं भवानी बैच के नाम से। भवानी बैच क्या है? एक बैच जिसमें हमारे द्वारा आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है। 1 साल का कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मात्र 1999 में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर पीडीएफ, कॉल सेंटर फैसिलिटी, सारी चीजें स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी या फिर यूपीएससी के फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी लेवल का आप उस कोर्स को यहाँ पर ले सकते हैं। डेमो भी उपलब्ध है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन एप्पल स्टोर, विंडो और गूगल प्ले स्टोर तीनों पर उपलब्ध है। आपकी अपनी अधिक सहायता के लिए आप हमारे इन कॉल सेंटर नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।